जय जिनेन्द्र सभी को। आइए सब हाथ जोड़ लें और मंगलाचरण से हम स्वाध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुतुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्री रविशेणाचार्य विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। बोले देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। देवादिदेव महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्री रविशेण आचार्य की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। आज के सेशन में हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पिछले बार जहां तक हमारा कथानक पहुंचा था कि राजा सैनिक ने गौतम गंधर्व से प्रश्न पूछा है कि उन्हें राम का चरित्र और उनके समय के अन्य जो भी शलाका पुरुष आदि थे उनके बारे में कुछ उनके मन में विचार थे। उनके मन में ऐसा लगता था कि जो लोक प्रसिद्ध कथाएं आदि हैं उनमें कुछ बातें तर्क संगत नहीं लगती। तो उन्होंने गौतम गणधर से कहा कि मुझे वो कथानक जिन मत के अनुसार सुनना है। तो गौतम गणधर स्वामी ने उनको वही कहा था कि कथानक हम आरंभ करेंगे उससे पहले कॉन्टेक्चुअली कि क्षेत्र और काल क्या है उसका हम अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने काल के बारे में चर्चा की थी कि किस तरह से जैन धर्म में काल यानी टाइम का मेजरमेंट है, क्या पर्सपेक्टिव है। हमने उत्सर्पिणी अवसर्पिणी की बात करी, कल्प काल कैसे होता है, 20 कोड़ा कोड़ी वर्ष का वगैरह, वो सारी हमने चर्चा करी थी। और उसमें फिर हमने 6 काल भी किए थे उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के, कि अवसर्पिणी में सारी चीजें डिक्रीज होते जाएंगी, मतलब ड्यूरेशन हर काल का, उसके साथ ही साथ लोगों के सुख, उनकी आयु, उनकी शक्ति, धर्म आदि भी कम होते जाते हैं, है ना। वो कॉन्टेक्स्ट हमने समझ लिया था। आज हम समय से या काल से क्षेत्र की तरफ आएंगे कि किस जगह पर, क्योंकि बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज बाद में आते हैं जो अपने को कभी कभी कंफ्यूज कर सकते हैं कि व्हाट डज दिस मीन, पर्टिकुलर चीजें, है ना। उनकी चर्चा करेंगे और फिर अपन कथानक को भी आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो आज वन थिंग आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको हम इंटरैक्टिव रखते हैं।
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द टॉपिक इटसेल्फ, एंड सेकेंडली कि ये टॉपिक ऐसा है भी कि हम लोग एक एक चीज क्लैरिफाई करते चलें। आई विल ट्राई टू गो इन अ सीक्वेंस, बट जहां नेसेसरी है आप लोग प्लीज बीच में भी क्वेश्चन पूछेगा। तो आज हम पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, जो हमारा ट्राई होता है कि हम बाद में करते हैं कहानी के, पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे क्षेत्र के बारे में, मेनली जम्बू द्वीप की चर्चा करने वाले हैं अपन, जस्ट टू क्लैरिफाई। और फिर अपन चलेंगे कथा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, जिसमें अपन कहाँ से ये सारी कथा शुरू हुई उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अपन जम्बू द्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आचार्य भगवान इसी ग्रंथ में कहाँ से चर्चा शुरू करते हैं? आचार्य भगवंत बताते हैं कि पहले तो ये सिंबल है ना, अपन इसको अपनी लैंग्वेज में पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये सिंबल या ये शेप है ना, ये डायग्राम अपन ने बहुत बार देखी होगी, है ना। इवन इफ वी डोंट नो द डिटेल्स ऑफ दिस, हमने देखी तो पक्के से है ना। अब ये क्या है? ये है त्रिलोक, या जिसको कहेंगे हम लोक। तो सबसे पहले गौतम गंधर के भाषा में कहें, जो ग्रंथ में है, तो उसमें कहते हैं कि अलोक आकाश के बीच में तीन वलयों से वेष्टित तीन लोक स्थित हैं, है ना। अब इसको क्या समझेंगे अपन? आलोक आकाश क्या हुआ? तो आकाश जो है उसका डेफिनेशन बहुत सिंपल टर्म्स में अपन सोचें तो स्पेस, है ना, जहां पे कोई भी चीज रहेगी। अब स्पेस या आकाश द्रव्य जो है, उसको जैनिज्म की भाषा में कहें तो उसके भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक होता है अलोक आकाश, यानी वाइडर स्पेस, जिसका कोई एंड नहीं है। ने जैनिज्म के अनुसार आकाश का कोई अंत नहीं है, इट इज इनफाइनाइट। अब उस इनफाइनाइट स्पेस के बीच में, आकाश के ठीक बीचों बीच, क्योंकि इनफाइनाइट है तो कहीं से भी मानो बीच में कोई चीज है तो बीच में ही रहेगी, बाकी सब डायरेक्शन में तो वो इनफाइनाइट है। सो जो बीच में है उसको कहते हैं लोक, या लोकाकाश। अब लोकाकाश क्या है? तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है कि जहां पर बाकी सारे द्रव्य, आकाश द्रव्य है ना, छह द्रव्य हैं, छह द्रव्यों में से आकाश तो स्पेस हो गया जो सबको स्पेस देगा, तो जहां पर बाकी के पांच द्रव्य रहते हैं उसको कहते हैं लोकाकाश। तो ये जो डायग्राम है उस लोकाकाश की ही है, ये अपने को वेल फेमिलियर डायग्राम है। अब ये तो अपन ने मान लिया कि ये अकॉर्डिंग टू जैन कॉस्मोलॉजी बोल रहे हैं अपन उसको, ये लोक है। अब ये लोक है तो ये बीचों बीच में स्थिर कैसे है ना, रहता कैसे है? तो इसमें कहते हैं कि इसके सभी तरफ क्या है? तीन वात वलय हैं। लेट मी यूज अनदर डायग्राम, उसमें आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। तो अपन ये देख रहे हैं कि इस तरह का जो है, चाहे ऊपर से देखें नीचे से देखें, ये तीन लेयर्स जो हैं आउटसाइड में अपने को दिख रही है। तो ये क्या है? ये वात वलय है। वात वलय यानी एयर, लेयर्स ऑफ एयर। सो यानी एक तरह से अपन देखें तो तीनों लोक जो हैं, पूरा जो नोन यूनिवर्स है अपने लिए, वो किसके बेसिस पे है? इट्स ऑन एयर सस्पेंशन, है ना। एयर सस्पेंशन ऐसे सोच के अपने को लगता है कि एयर के बेसिस पे इतना सब कुछ कैसे रह सकता है, इतने अनंत जीव आदि हैं। लेकिन कोई भी अपन देखें, बड़ा से बड़ा व्हीकल वगैरह भी आजकल देखें तो वो एयर सस्पेंशन पे बड़े आसानी से चलता है। तो ये तो अपन तीनों लोगों के चार सभी तरफ, है ना, ये अपन देख रहे हैं कि ये लेयर है। तो उसके सस्पेंशन पे या उसके आधार पर स्थित तीन लोग हैं, है ना। अब तीन लोग कौन से हैं? तो तीन लोग कहें कि सबसे पहले ये जो ऑलमोस्ट ट्रंकेटेड ट्रायंगल जैसा जो पार्ट है, ये है अधोलोक, है ना, यानी जिसको हम कह लें कि अंडरवर्ल्ड या फिर नीचे का जगत है।
फिर बीच में विच इज नॉट प्रॉपरली विजिबल ऑल्सो, अपना एरिया बहुत छोटा सा है जिसको कहते हैं मध्य लोक। अच्छा, ये डायग्राम देखते हुए या फिर जितने भी और डायग्राम्स अभी अपन देखेंगे, एक चीज ध्यान रखनी है कि दीज आर नॉट टू स्केल, है ना। तो अपन उस चीज को इसलिए कभी कभी जूम इन कर लेते हैं कि अपने को समझना है, बाकी अपन डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज कितनी बड़ी है, क्या है वगैरह, जैसा आचार्य ने अपने को बताया है ना। तो ये अधोलोक हो गया। और ये जो बीच में जहां पर दोनों तरफ से आकर के सबसे छोटा पार्ट है, ये हो गया मध्य लोक का पार्ट, है ना। उसका क्या डायमेंशंस है वगैरह वो अपन डिस्कस करेंगे अभी। और बाकी ऊपर का ये जो, जिसको कहें हम एक मृदंग के जैसा, है ना, या ढोलक ढोल के जैसा पार्ट है, ये हो गया ऊर्ध्वलोक। सो अधोलोक में क्या है, अधोलोक में सारी 7 भूमियां हैं। 7 भूमियों में नरक हैं, है ना, जिनको हम जानते हैं कि नरक हैं 7। तो वो 7 भूमियों में ये नीचे वाले अधोलोक में है। मध्य लोक में मनुष्य हैं, ज्योतिषी देव हैं, और गंधर्व देव रहते हैं। तो ये मध्य लोक वाला पार्ट हो गया। और बाकी बचा ऊर्ध्व लोक। तो ऊर्ध्व लोक में जिनको हम टिपिकली देव के रूप में जानते हैं, ऐसे स्वर्ग आदि के 16 स्वर्ग हैं। उनके भी ऊपर में फिर 9 ग्रह हैं, अनुदिश हैं, और फिर अनुत्तर विमान, और सबसे ऊपर में लोक का एंड होते होते सिद्ध शिला है ना, ईशत प्रागभार पृथ्वी भी कहते हैं उसको अपन। तो ये सब कुछ ऊर्ध्व लोक में है। तो ये 3 लोक इस तरह से हो जाते हैं, अधोलोक, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक, ऊपर का पार्ट, है ना। तो ये 3 लोक का इस तरह से चित्र बनता है। अब इसमें एक क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि ऐसा फ्लैट वर्ल्ड कैसा है। तो फ्लैट वर्ल्ड नहीं है, ये तो एक तरह से अपन ने उसका एलिवेशन लिया, उसका फ्रंट पार्ट का अपन ने समझने के लिए, इजी होने के लिए अपन उसको देख लेते हैं। नहीं तो वो डायग्राम लगभग कुछ इस तरह की बनेगी यदि अपन फुल मैप बनाए तो, है ना। अगेन दिस इज नॉट टू स्केल, बट समझने के लिए कि हर एक क्षेत्र की अपने को जिनवाणी में इतनी डिटेल दी है कि अपन चाहें तो आज भी रीजनेबली समझने के लिए अपन बहुत अच्छा, जबकि कहते हैं आचार्य लोग कि बहुत सारी जो जैन भूगोल की जानकारी है वो अपने पास है नहीं, मिसिंग है। उसके बाद भी इतनी डिटेल दी हुई है कि कौन सा एरिया कितना मोटा, कितना हाइट, विड्थ, है ना, डेप्थ, सारा कुछ दिया हुआ है। तो इट्स अ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। उसमें मतलब हमारे समझने के लिए तो ये कैसा है, इसका जो हाइट है उसको हमारे मेजरमेंट्स में कहते हैं 14 राजू, है ना। अपन जब कभी 12 भावनाएं भी पढ़ते हैं तो उसमें आता है 14 राजू उतंग नभ, है ना, कि पूरे वर्ल्ड की हाइट कितनी है, पूरे लोक की, ये 14 राजू कितना है वो अपन आएंगे उस तरफ, है ना। अब उसके बाद इसका मैक्सिमम डेप्थ, यदि हम ये आगे से पीछे तक देखें तो मैक्सिमम डेप्थ जो है 7 राजू की है। और वैसे ही मैक्सिमम विड्थ जो है, इस तरह से देखें हम, तो वो भी 7 राजू की है। तो 14/7/7, है ना। ये डायमेंशंस हो गए। अब ये जिस तरह की आकृति बनी हुई है उसमें मैक्सिमम लेंथ विड्थ तो ये हो गई 7 राजू की, 7 नंबर अपन ध्यान रखें। देन इट स्टार्ट्स टेपरिंग डाउन, और मध्य लोक आते आते ये रह जाता है 1 राजू। यानी इफ दिस इज 7 पार्ट्स, राजू की क्या है, वो चर्चा अपन बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये मान ले कि 7 यूनिट्स यदि ये है तो मध्य लोक 1 यूनिट। डेप्थ में भले ही 7 राजू रहेगा। और फिर यहां से ऊपर ऊर्ध्वलोक जो है वो 7 राजू से थोड़ा बहुत कम उसका हाइट हो गया। और फिर उसमें जो है फिर से हम ये देखते हैं कि पहले ये तो एक्सपांड होता है फिर टेपर डाउन हो जाता है। तो ये ऊपर का जो पार्ट है ये भी लगभग 1 राजू है। और ये जो बीच की मैक्सिमम विड्थ है 5 राजू है।
वहां डायग्राम में लिखा भी है। 5 राजू इसकी मैक्सिमम विड्थ है, और फिर डेप्थ तो सभी जगह पे 7 राजू है। अब फिर इन सब के बीच में हमको दिख रहा होगा बीच में का एक ये ब्लू पार्ट। अब ये ब्लू पार्ट क्या है? इसको कहते हैं प्रसनाली या प्रसनाड़ी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बीच का पार्ट? क्योंकि ये लगभग 1 राजू बाय 1 राजू बाय 14 राजू से थोड़ा कम है ना। ये हाइट इसकी 14 राजू से थोड़ी कम, और बाकी विड्थ एंड डेप्थ 1 1 राजू। ये जो एरिया है इसी में त्रस जीव रहते हैं, यानी आप, हम और अन्य सारे जितने भी त्रस जीव हैं, है ना। 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के जीव यही रहते हैं। बाकी सारे एरिया में जितना एरिया है, एक तो हो गया हमारा कल कल पृथ्वी या जिसको नित्य निगोद कहते हैं, और बाकी का जितना बचा एरिया है सब में एक इंद्रिय जीव ठसाठस भरे हुए हैं। यानी कभी रैंडम एस्टिमेट भी हम लेने का सोचें तो हम त्रस जीव जो हैं पूरे एरिया, पूरे इसमें जितना हमारा नंबर्स होंगे, कोई एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं अपने पास, लेकिन फिर भी अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि 99.99% तो सारे एक इंद्रिय जीव ही होंगे उसमें, जो कि निगोदिया जीव है। बाकी जितने त्रस जीव हैं वो इसी ब्लू पार्ट में रहते हैं, जिसमें देव भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, नारकी भी आ गए, और बाकी सारे इन बिटवीन जितने भी तिर्यंच आदि हैं वो सारे इसमें रहते हैं, है ना। तो ये ब्रॉडली 3 लोक का नक्शा है अपना, है ना। अब आज की चर्चा के लिए अपने को ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा क्षेत्र कौन सा है ना। तो हमारा क्षेत्र ये मध्य लोक वाला पार्ट आएगा, है ना। अब मध्य लोक वाले पार्ट में भी क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि इस लोक का जो मध्य भाग है, यानी मध्य लोक है, उसको तिर्यक लोक भी कहते हैं। वो चूड़ी के आकार वाले असंख्यात द्वीप और समुद्रों से वेष्टित है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर्स हैं? तो गोल गोल जैसे कि चूड़ी होती है, कोई रिंग भी ले लें अपन, उसी तरह के शेप के असंख्यात यानी इनन्यूमरेबल द्वीप और समुद्र हैं, आइलैंड्स एंड ओशंस। लेकिन ये जो आइलैंड्स एंड ओशंस की चर्चा हो रही है, दीज आर लाइक मैसिव, मतलब हमारी पृथ्वी इसका इसके एक भाग का छोटा पार्ट है, जितना एटलीस्ट अपने नॉलेज में आता है ना। अब वो असंख्यात द्वीप समुद्रों के सबसे बीच में क्या है? जम्बू द्वीप है। सो जम्बू द्वीप ये रहा अपना। जम्बू द्वीप कहते हैं कैसा है? थाली के आकार वाला। ये आपकी ये फुल सर्कल है, ये चूड़ी जैसा नहीं है ना। क्योंकि बाकी के सारे कैसे हैं? दे आर लाइक रिंग्स, और जम्बू द्वीप जो है ये फुल सर्कल है। इसके बीच में भी वस्तुएं हैं, क्योंकि ये मध्य लोक के बीचों बीच वाला पार्ट है ना। तो अब मध्य लोक के बीचों बीच में है जम्बू द्वीप, जहां पर कि हम सभी रहते हैं। अब अपन इसमें कहाँ रहते हैं? अगेन दिस इज नॉट टू स्केल एंड मेजर्स इसमें इजी हमको दिखें, हमारे लिए जो रिलेवेंट है, इसलिए इस तरह से दिखाया गया है। लेकिन अपन इसको उसी हिसाब से देखें कि दिस इज नॉट टू स्केल। अब इसमें क्या माने अपन कि ये फुल सर्कल जो है ये जम्बू द्वीप है, जो मध्य लोक के ठीक बीचों बीच में है। और उस जम्बू द्वीप के भी ठीक बीचों बीच, जैसे अपने शरीर में नाभि होती है नेवल, उसी तरह से जनरली ग्रंथों में आता है डिस्क्रिप्शन कि नाभि की तरह बीचों बीच में है सुमेरु पर्वत। तो ये जो दिख रहा है अपने को ठीक बीचों बीच इस सर्कल के, ये सुमेरु पर्वत है। अब ये सुमेरु पर्वत का अपन ने बहुत बार नाम सुना है, या फिर जब पंचमेरु की पूजा करते हैं अपन तो 5 मेरुओं में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन आता है सुमेरु पर्वत का। तो ये सुमेरु पर्वत सॉर्ट ऑफ ठीक मध्य लोक के बीचों बीच में है, और ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। ये ऑफ कोर्स 2D डायग्राम है तो अपने को इतना अच्छा दिख के नहीं आएगा,
कभी मौका पड़े तो अपन लोगों को जाना चाहिए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में बहुत अच्छे से ढाई द्वीप का, जम्बू द्वीप का वगैरह स्ट्रक्चर बनाया है उन्होंने, जितना डिटेल में हो सकता है वहां पर माता जी ने वहां पे बनवाया है, जिस ताकि अपने को एक विजुअल मिल सके कि किस तरह से होगी ये सारी रचना। लेकिन अभी अपन अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मानो कि जम्बू द्वीप के ठीक बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। और सुमेरु पर्वत की चर्चा से पहले अपन ये सोचें कि ये जम्बू द्वीप बीचों बीच है, और इसके चारों तरफ है ना, अराउंड दिस जम्बू द्वीप अपना है, इसके आसपास है समुद्र, है ना। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं लवण समुद्र। सो बियॉन्ड दिस एरिया, जो जिसमें एक तरह से अपन माने कि बिल्डअप है या लैंड है, उसके बियॉन्ड जो है समुद्र है, जिसको कहते हैं लवण समुद्र, है ना। अब लवण समुद्र के बीचों बीच जो है अपना जम्बू द्वीप हो गया। जम्बू द्वीप का मेजर कितना है? 1 लाख योजन, है ना। 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। अब ये सब का अपने को आइडिया कैसे लगे कि ये योजन वगैरह कैसा होता है ना। तो योजन वगैरह का अपन थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। लेट्स एक अपन ने कोशिश करी यहाँ पे कि योजन जो है बहुत कॉमनली यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी है अपने जैनिज्म में। तो कोई भी बड़े मेजर्स जो होते हैं, है ना, द्वीप हो गए, समुद्र हो गए, या फिर कोई जो बड़े जीव आदि हैं, उनके लिए अपन इस तरह के मेजर्स यूज करते हैं। अब योजन भी दो तरह के होते हैं, एक व्यवहार योजन होता है, प्रमाण योजन होता है ना। अब व्यवहार योजन क्या हो गया? इसको योजन भी कहते हैं, उच्छेद योजन, छोटा योजन भी कहते हैं। इसको टिपिकली अपन डिस्टेंसेस की, इस नगर से उस नगर तक का, है ना, इस सिटी, इस देश से उस देश के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसके लिए अपन यूज करते हैं। लेकिन जब परमानेंट स्ट्रक्चर्स हो गए, जैसे सुमेरु हो गया, पर्वत हो गया, या फिर भरत क्षेत्र हो गया, ऐरावत क्षेत्र हो गया, जब इनके अपने को मेजर करने होते हैं, तब अपन प्रमाण योजन, जिसको महायोजन भी कहते हैं या बड़ा योजन कह लो उसको, उसका यूज करते हैं। तो ये दो डिफरेंस हो गए, व्यवहार योजन और प्रमाण योजन। अब योजन के लिए क्या है, तो अपने पहले तो छोटे डिस्टेंस से अपना शुरू करते हैं। तो अपने यहाँ क्या है, पहले जैसी मेजरमेंट की विधि है, तो अंगुल आदि ये सारी मेजरमेंट है। इससे छोटे भी यूनिट्स हैं, अपन इसको जितने कम आवश्यक हो उतना यूज करके अपन ने ट्राई किया है कि अपन समझ लें। तो 6 उत्सर्ग अंगुल बराबर 1 पाद, 2 पाद बराबर 1 विवस्ती, और 2 विवस्ती यानी 1 हाथ। अब ये हाथ वगैरह कैसे है, अपन नीचे जब जाएंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब ये सारे मेजर मिलाते मिलाते अपने को सबसे कॉमनली जो सुनने में आता है ग्रंथों वगैरह में, धनुष का मेजर, है ना। योजन के अलावा धनुष अपने को आता है। तो 4 हाथ मिला करके एक धनुष बनता है। एक धनुष 4 हाथ का होता है। और ऐसे 2000 धनुष मिलाएं तो एक कोस। और एक कोस टिपिकली हम समझें तो अराउंड 2 माइल का होता है, 2 माइल्स का। और ऐसे 4 कोस मिला लो यानी कि 8 माइल्स अक्रॉस, तो एक योजन, ये व्यवहार योजन हो गया। और व्यवहार योजन से जो प्रमाण योजन है वो 500 टाइम्स, यानी बड़े मेजर्स के लिए, कि किसी पर्वत की जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, या फिर भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र वगैरह यूज करना हो, तो अपन प्रमाण योजन यूज करेंगे, जो कि नॉर्मल योजन से 500 टाइम्स रहता है। तो अपन यहाँ पे भी देख लो कि 4 कोस अप्रोक्स 2 माइल, है ना, वो एक योजन हो गया। और जब प्रमाण योजन या महायोजन की बात करें, तो 2000 कोस यानी अराउंड 4000 माइल्स एक योजन होगा आपका। दीज आर वेरी बिग स्ट्रक्चर्स दैट वे, जब अपन बाकी के मेजर्स पे जाएंगे। और अभी अपने को यदि टिपिकली समझना है कि नए मेजरमेंट्स में कितना है, तो मोस्ट कॉमन अपन देख लें कि 1 हाथ लगभग अराउंड 1.5 फीट, 1.5 फीट के आसपास आता है।
और एक धनुष जो है, जो 4 हाथ का है, इज अराउंड 6 फीट। फिर उसके बाद कोस, कोस अपन ने 2 2 मील मान लिया। फिर योजन उसमें अपन ने 4 कोस मिला करके। और इसी तरह से जब प्रमाण योजन पे अपन चले जाते हैं तो अराउंड 2000 कोस, यानी अराउंड 8000 माइल्स उसका मेजरमेंट है। तो ये अपने को मोटा मोटी समझने के लिए योजन अपन ध्यान में रखें, है ना। तो योजन जब अपन ध्यान में रखेंगे तो नाउ लेट्स गो बैक टू जम्बू द्वीप, है ना। तो ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में अब क्या है तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है, ये अपन ने देख लिया था बीच में। अब इसमें भी अब सुमेरु पर्वत कैसा है, तो सुमेरु पर्वत कहते हैं कि वज्र का है। उसका डिस्क्रिप्शन आता है, वज्र यानी कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल, जैसे कि हीरे हैं, उसकी चूलिका में, यानी कि उसके बॉटम में हीरों का बना हुआ है, ऐसा कहते हैं, है ना, डायमंड्स का। फिर ऊपर का भाग, जिसका अपन कई बार वर्णन पढ़ते हैं जब अपन अभिषेक, भगवान के अभिषेक वगैरह की बात करते हैं, तो कहते हैं कि ऊपर का भाग सोने का और मणियों रत्नों आदि से बना हुआ है। और कितना ऊंचा है, ये सुमेरु पर्वत कहते हैं इतना ऊंचा है। फुल मेजरमेंट उसका जो है 140 योजन है उसका। उससे एक बाल की दूरी, इतने पे से तो फिर स्वर्ग लोक, स्वधर्म स्वधर्म स्वर्ग की भूमि शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी कोई जीव यहां से उधर जा नहीं सकता जब तक उसका आयु का बंध ना हो, है ना। अब ये जो है सुमेरु पर्वत जिसको हमने कहा, ये कितना बड़ा है कि 99,000 योजन, 99,000 योजन भूमि के ऊपर है, ऊपर का पार्ट। और 1,000 योजन जो है पृथ्वी के अंदर है, यानी कि उसका बेस है इतना, है ना। अब ये दोनों मिला करके 1,00,000 योजन और 40 और इतना उसका टोटल हाइट है। अब ये पर्वत जो है सुमेरु पर्वत, इसका एक्सपांस कितना है, तो नीचे में जो इसके बेस पे है 10,000 योजन, और ऊपर जाते जाते 1,000 योजन है ना। अब ये सुमेरु पर्वत हो गया बीचों बीच। अब यहां से अपन आगे बढ़े तो इसमें क्या क्या है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द साउथ। तो हम लोग हैं इसके साउथ में, दक्षिण दिशा की तरफ, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र, यहाँ पर हम रहते हैं। अब उसमें भी और डिफ्रेंसिएशन आएगा। तो ये भरत क्षेत्र, उसके बाद हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, ये बीच का सबसे बड़ा विदेह क्षेत्र, है ना। और फिर रम्य क्षेत्र, हैरण्यवत क्षेत्र, और सबसे ऊपर में जो दिख रहा है अपने को, ऐरावत क्षेत्र। अब ये मेजरमेंट्स कैसे हैं, तो भरत क्षेत्र का जो भी एरिया है उससे हेमवत क्षेत्र डबल, फिर उसके बाद है हरि क्षेत्र उससे डबल, विदेह क्षेत्र उससे डबल, और फिर रम्यक उसका हाफ, हैरण्यवत उसका हाफ, और ऐरावत उसका भी हाफ। इस तरह से मेजरमेंट है। तो एक्चुअली यदि अपन टू द स्केल करें तो भारत क्षेत्र अपने को बड़ी छोटी सी आर्क दिखेगा यहाँ पे, अराउंड 1/60 पार्ट है भारत क्षेत्र पूरे जम्बू द्वीप का। यानी जितनी भूमि में अपने को आज शायद नॉलेज है, अपन सोचते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ दिस बिग वर्ल्ड, वो बहुत छोटा सा पार्ट है पूरे जम्बू द्वीप का, है ना। तो ये भरत क्षेत्र यहाँ पे आया साउथ में, और नॉर्थ में ऐरावत। ये दो इंपॉर्टेंट है अपने लिए जानना, और तीसरा विदेह क्षेत्र, बाकी क्षेत्रों की चर्चा कम आती है। तो ये तीन ध्यान में रखें, भरत क्षेत्र साउथ में, बीच में महाविदेह या विदेह क्षेत्र, और नॉर्थ में ऐरावत क्षेत्र। अब इसका नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा, तो इसमें कहते हैं एक शाश्वत जम्बू वृक्ष है, यहाँ पे जम्बू वृक्ष है। और एक और शाश्वत वृक्ष है शालमणि का। ये दो महावृक्ष हैं, लेकिन जम्बू द्वीप जो इस तरफ है उसके कारण
इसका नाम पड़ा जम्बू द्वीप, है ना। बिकॉज ये एक तरह से मान लो कि बाकी सब चीजें तो चेंज होते रहती है, ये परमानेंट स्ट्रक्चर है, उसके कारण अपने को जम्बू द्वीप नाम दे दिया। अब जम्बू द्वीप के में और क्या हो गया, बाकी सारे क्षेत्र जो हैं, हेमवत, हरि, रम्यक, हिरण्यवत, वहां पे क्या होता है, ये ध्यान रख लें, वहां पे परमानेंट रूप से भोग भूमि होती, जिसकी अपन ने पिछले बार चर्चा करी थी, है ना। कहीं पे मध्यम भोग भूमि होती, कहीं पे जघन्य भोग भूमि होती है, यानी वहां पे जन्म लेने वाले जीव जो हैं वो अपने अपने सुख के हिसाब से, अपने अपने कर्मों के हिसाब से सुख भोगते हैं, अपने कर्म खपाते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनका कर्म नहीं होता, यानी वहां से किसी का मोक्ष आदि नहीं होता, वहां पे कोई तपस्या आदि नहीं करता, है ना। उस हिसाब से कहां पर होता है, विदेह, ऐरावत और भरतशेप, इन्हीं में से तपस्या करना, मोक्ष जाना आदि संभव है। अब इसमें और इम्पोर्टेंट है, अपन पहले भरत क्षेत्र को समझ लेते हैं, अकॉर्डिंगली अपन फिर विदेह वगैरह में चले जाएंगे। तो ये मान लें कि ये पूरी आर्क जो है ये भरत क्षेत्र की है। तो यहां पर अपन देख रहे होंगे कि पद्म नाम का द्रह, यानी एक तरह की बड़ी सी लेक है, इसको अपन अपने हिसाब से देखेंगे तो दिस इज लाइक अ मैसिव ओशन। और उसी में से गंगा और सिंधु नदियां, गंगा आपकी राइट साइड में या फिर पूर्व की तरफ, और सिंधु पश्चिम की तरफ निकलती है। इसके कारण जो है भरत क्षेत्र के पहले तो तीन पार्ट हो गए, ये एक बड़ी नदी निकली, ये एक बड़ी नदी निकली, 1 2 3। फिर एक और परमानेंट स्ट्रक्चर आता है विजयार्ध पर्वत। विजयार्ध पर्वत भी अपने को बार बार सुनने को मिलेगा। तो विजयार्ध पर्वत क्या होता है, भरत क्षेत्र या किस जहां पर भी है उस क्षेत्र में ठीक बीचों बीच ये पर्वत होता है, चांदी के रंग का जैसा दिख रहा है लगभग वैसा ही होता है। तो ये क्या करता है, उस पूरे एरिया को दो हाफ में डिवाइड कर देता है। तो ठीक यही कर रहा है यहाँ पे, अगेन इट्स नॉट टू द स्केल, लेकिन ये माने अपन कि भरत को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अब जो तीन पार्ट हुए थे नदियों के कारण, एक सिंधु के इधर का, एक सिंधु और गंगा के बीच का, और एक गंगा के राइट साइड, है ना। तो ये तीन पार्ट अगेन फिर हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, तो छह क्षेत्र बन जाते हैं। तो ये छह क्षेत्र जो हैं ये इंपॉर्टेंट है अपने को। जब भी हम चक्रवर्ती की बात करते हैं तो कहते हैं छह खंड के राजा, है ना, छह खंड के अधिपति, तो वो इन्हीं छह खंडों के, ये जो गंगा सिंधु नदियां हैं और विजयार्थ पर्वत के कारण जो छह पार्ट बने हैं, उन्हीं के जो राजा हैं वो चक्रवर्ती कहलाते हैं। और तीन क्षेत्र के राजा जो हैं नारायण कहलाते हैं, जो कि हमारी कहानी में कौन होंगे, लक्ष्मण। सो ये इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें भी जो छह खंड हैं, पांच खंड जो हैं वो कहलाते हैं म्लेच्छ खंड, अपन इस डायग्राम में देख रहे होंगे। एक, ये बीच का दो, ये तीन, फिर चार, और ये पांच, ये म्लेच्छ खंड जहां पर धर्म आदि की प्रवृत्ति नहीं होती है नेचुरल रूप से। और फिर बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं आर्य खंड। तो ये आर्य खंड में ही सारी घटना अपनी होने वाली है, जितनी भी अपन राम की चर्चा करेंगे, लक्ष्मण की करेंगे। तो ये भरत क्षेत्र के आर्य खंड में, जो अपन पूजाओं में भी बोलते हैं भरत क्षेत्र आर्य खंडे, है ना। अब उसमें भी पूरा वर्ल्ड इसी में आता है, हमारा नोन वर्ल्ड, हम सभी आर्य क्षेत्र में ही रह रहे हैं। तो ये भरत क्षेत्र का आर्य खंड, यहाँ पे सारी चर्चा हो रही है। अभी के समय में अपन मानो कि विजयार्ध अपने को एक्सेसिबल नहीं है, इन नदियों का जैसा एक्सपांस है वैसा अपने को देखने में नहीं आता है ना। अब ये एक हो गया। सिमिलर स्ट्रक्चर आपका रहेगा ऐरावत क्षेत्र का। ऐरावत में भी पांच म्लेच्छ खंड होंगे और एक आर्य खंड होगा, ठीक। और फिर जो बीचों बीच, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, जो बीच का सबसे बड़ा एरिया है ये है महाविदेश क्षेत्र, है ना। अब महाविदेश क्षेत्र में सिमिलरली हम देखेंगे, यहाँ पे आपको दो बड़ी रिवर्स दिख रही होंगी, एक ये और एक ये। तो जो सुमेरु के
पूर्व और पश्चिम की तरफ निकलती हैं। तो एक सीता नदी है, एक सीतोदा नदी है। इसके कारण क्या होता है, विदेह के पहले तो चार पार्ट हो गए, ये एक, दो, तीन और चार। उसके बाद जो है बीच में, इन सभी के बीच में और भी नदियां हैं, जिनके कारण इनके चार डिवीजन और हो जाते हैं। तो पहले तो ये दो डिवीजन यहाँ के हो गए, दो यहाँ के हो गए, और फिर इन नदियों के कारण चार पार्ट और हो जाएंगे। तो वन, टू, थ्री, फोर, और फिर ये नीचे के और गिन लिए, तो आठ ये पार्ट हो गए। और फिर जब हम और जूम इन करेंगे, तो इन सभी विदेह के इन सब पार्ट में बीच बीच में ये जो सिल्वर सा दिख रहा है, ये है विजयार्थ पर्वत, जिसके कारण अगेन उस क्षेत्र के दो पार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है विजयार्थ में पूर्व पश्चिम की तरफ 16 नगरियां है ना। एक तो सीतोदा नदिया के कारण, नदी के कारण दो पार्ट हो गए। फिर ये महानदियां हैं, इनके कारण और चार पार्ट हो गए। और फिर बीच बीच में विजयार्ड आ गया। तो इस तरह से पश्चिम की तरफ 16 नगर और पूर्व की तरफ 16 नगर, ऐसे मिला करके हो जाएंगे आपके 32, 32 महानगर या खंड हो गए विदेह के। इसी कारण से जो है बहुत सारी चीजों में अपने को डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, बाद में ये काम में आएगा, जैसे कि ये हर क्षेत्र अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। 32 पार्ट जो है विदेह के, उसमें हर जगह पर तीर्थंकर हो सकते हैं इंडिपेंडेंट, है ना। अब इस तरह से जो है ये माने अपन कि 32 क्षेत्र ये हो गए, और भरत क्षेत्र का आर्यखंड और ऐरावत क्षेत्र का आर्यखंड, ये जगहों पर तीर्थंकर आदि महापुरुष होते हैं, है ना। अब इसके अलावा जो 34 विजयार्द हो गए, यहाँ का एक विजयार्द, और इसी तरह से यहाँ के 32 विजयार्द और एक ऐरावत का विजयार्द, ये मिला करके 34, है ना। 34 विजयार्द हो गए। इन सब में विद्याधरों की नगरियां होती हैं। विद्याधर अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रावण जो है, जो इस कथा के इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो खुद विद्याधर हैं। तो अब उन सब की उत्पत्ति आदि किधर से है, तो वो विजयार्द इंपॉर्टेंट है। अपने केस में ऑफ कोर्स विजयार्द अपने को भरत क्षेत्र का इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझना जरूरी है कि इन सभी जगहों पर जितने विजयार्द पर्वत हैं, वहां पर विद्याधर मनुष्यों की नगरियां होती हैं, है ना। अब जम्बू द्वीप में 32 विदेह हैं, एक भरत और एक ऐरावत, ऐसे मिलाकर के 34 क्षेत्र, और एक एक क्षेत्र में एक एक राजधानी है। ऐसे 34 राजधानियां हैं। जैसे भरत क्षेत्र की राजधानी, कैपिटल कहा जाता है अयोध्या को, अपन ने पिछले बार थोड़ी चर्चा इस पे की थी। बाकी क्षेत्रों का अपन ने कहा कि वहां पे होती हैं भोग भूमियां। अब भरत और ऐरावत ही ऐसे हैं जहां पर कि टाइम जो है वो ऊपर नीचे जाता है, समय का ह्रास और उत्थान होता है, जो अपन ने पिछले बार बात की थी। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी आपके सिर्फ भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में होता है। विदेह क्षेत्र में, जिसको अपन अभी का अपना चतुर्थ काल मानते हैं, कर्म भूमि, उसके जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है ना। अब इसके अलावा अपने कथानक के लिए इंपॉर्टेंट कहते हैं कि जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के दक्षिण में, साउथ में, जहां पे कि समुद्र है, इस डायग्राम में नहीं आ रहा है ना, उसको क्षीरोदरी समुद्र जो है, वहां पर एक राक्षस नाम का द्वीप है, आइलैंड है, राक्षस नाम का आइलैंड है। जो कि वहां पे क्या है, जिन प्रतिमाएं आदि हैं, अब उसमें कौन रहता था, क्या इंपॉर्टेंस अपनी कथा में अपना टाइम से आएगा। सिमिलरली ऐरावत में अपन जाएंगे तो उसके नॉर्थ में, है ना, अगेन सी की तरफ जब हम जाएंगे, ओशन की तरफ, तो उस तरफ में जो है वहां पर गंधर्व नाम का द्वीप है। फिर ये जो विदेह क्षेत्र है उसके इस तरफ जाएंगे हम, तो वहां पर भी एक द्वीप है, आइलैंड है, उसका नाम है किन्नर द्वीप। और पूर्व में ईस्ट की तरफ में धरण धरण द्वीप नाम का एक आइलैंड है या कि द्वीप है।
अब ये अपनी ज्योग्राफी हो गई जिसके अंदर सारा कथानक होना है। अब सिर्फ एक समझने के लिए अपन क्विकली एक और पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अपन ये चीज टर्म बहुत बार सुनते हैं, ढाई द्वीप, है योगेश ना। जी, मैं एक जिज्ञासा पूछूं यहाँ पे। जी जी, पूछ लीजिए आप। ये जो आइलैंड की जो बात हो रही है, लवण समुद्र में है या फिर जम्बू द्वीप में ही है? समुद्र में रहे। तो लवण समुद्र में हुए वो, हाँ हाँ। तो जम्बू द्वीप के बाहर हो गए। जम्बू द्वीप के बाहर हो गए, लेकिन फिर भी क्षेत्र ये मानो कि एक तरह से जिसको अपन बोले ना कि किसका अधिपत्य आएगा, है ना, हु विल गवर्न इट सॉर्ट ऑफ, तो वो गवर्नेंस जम्बू द्वीप वाली मान लो अपन उसको, है ना, बड़े सिंपल टर्म्स में। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अब जम्बू द्वीप जो है वो आता है ढाई द्वीप में। अपन ढाई द्वीप की भी बात करते हैं, तो ये डायग्राम बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें अपन ये मान लो, ये जो बीच बीच में ब्लूइश दिख रहे हैं, दो ब्लूइश पार्ट हैं, ये हो गए आपके समुद्र, है ना। तो ये जो हो गया आपका लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र, उनके बीच में सबसे बीचों बीच तो अपना जम्बू द्वीप, जिसको अपन ने अभी डिटेल में देखा, ये रहा जम्बू द्वीप। और फिर जब ये समुद्र खत्म होता है तब आता है आपका धातकी खंड द्वीप, जो सेकंड द्वीप है ना। ये महाद्वीप है एक तरह से देखा जाए तो। और उसके बाद फिर से जब समुद्र खत्म होता है तो आता है आपका अ, पुष्कर द्वीप, है ना। अब पुष्कर द्वीप जो है वो पूरे में मनुष्य नहीं होते। अच्छा, ढाई द्वीप इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि ढाई द्वीप में ही मनुष्यों का जन्म हो सकता है, वहीं से मोक्ष हो सकता है, उसके बियॉन्ड मनुष्य नहीं होते, उसके बियॉन्ड तिर्यंच आदि जीव होंगे, देव आदि जा सकते हैं, है ना, देव जा ही सकते हैं वहां पर, लेकिन मनुष्य जो है इन्हीं ढाई द्वीप में। अच्छा, ढाई क्यों कहा? क्योंकि जम्बू तो समझ में आता है, धात की खंड द्वीप भी समझ में आता है। फिर जो पुष्कर द्वीप है, इसके ठीक सेंटर में एक महापर्वत है जिसको मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं, तो उसके कारण इसके दो पार्ट हो जाते हैं पुष्कर द्वीप के। उर्मिला जी, आई कम बैक टू यू। तो जिसके कारण उसका आधा आधा पार्ट है ना, इसके लिए अपन पुष्करार्ध द्वीप कहते हैं। तो इन्हीं जगहों पर पूरा जम्बू द्वीप, पूरा धातकी खंड द्वीप और पुष्कर का आधा पार्ट, इन्हीं जगहों पर मनुष्य आदि होते हैं। अनादर थिंग इंपॉर्टेंट इज, ये अगेन पिक्चर इज नॉट टू द स्केल, पर होता कैसा है मेजरमेंट, कि जम्बू द्वीप जितना बड़ा है, जम्बू द्वीप है 1 लाख योजन का, है ना, सर्कुलर है, तो सभी तरफ एक जैसा विस्तार है। उसके बाद जो समुद्र आएगा वो उससे डबल, है ना, यानी इसका जो विड्थ है वो 2 योजन, 2 लाख योजन का होगा। तो 2 लाख योजन इधर, 2 लाख योजन इधर। फिर उसके बाद जो द्वीप आएगा वो 4 लाख योजन, फिर समुद्र आएगा वो 8 लाख योजन, फिर पुष्कर द्वीप आएगा वो 16 लाख योजन। लाइकवाइज मेजर्स बढ़ते रहते हैं। तो इसी तरह यदि अपन ऐड करेंगे तो जम्बू द्वीप तो अपने आप में फुल उसका हो गया विस्तार 1 लाख योजन का। फिर इधर का समुद्र 2 लाख योजन, इधर का समुद्र 2 लाख योजन, वो मिला के हो गए 4, यानी 5, है ना, जम्बू द्वीप का एक, और ये दो और दो, 5। वैसे ही हम यहाँ बढ़ाएंगे तो ये 4 and 4 8 हमारे पास ऐड हो जाएगा। और फिर उसके बाद का समुद्र 8 + 8, ये मिलाएंगे, और पुष्कर का आधा आधा 8 + 8, ये सब मिलाएंगे तो 45 लाख योजन का ढाई द्वीप होता है। उर्मिला जी, आपका कोई क्वेश्चन था? अपन यहाँ ले लेते हैं और उसके बाद फिर अपन आगे की चर्चा करेंगे। नहीं, सॉरी, वो बाय मिस्टेक है मेरा हैंड अप। सॉरी अबाउट नो, दैट। ठीक ठीक ठीक, है ना। चलिए, तो ये ढाई द्वीप में ही मनुष्य होते हैं। दिस इज अगेन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आई थिंक अपने को पता होगा, फिर भी अपन कर लेते हैं बिफोर वी गो इनटू द स्टोरी, कि हर क्षेत्र के इंडिपेंडेंट महापुरुष हो सकते हैं। भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप वाला, वहां पर 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, बलभद्र और प्रतिनारायण होंगे। सेम उसी टाइम पर ऐरावत में हो सकते हैं, और
महाविदेह के 32 पार्ट में अपने अपने इंडिपेंडेंट, ऑल्दो वहां पे संख्या फिक्स नहीं है, वहां पे कोई फिक्स नंबर नहीं है विदेह में, लेकिन जैसा यहाँ पे है, सिमिलरली धातकी खंड में 2 पार्ट होंगे, उसमें होगा, है ना, उसमें भी महापुरुष होंगे, 63 शलाका पुरुष, जहां जहां पर वहां भरत और ऐरावत क्षेत्र होगा, सेम पुष्करार्ध में होगा, है ना। अब ये अपना हो गया क्षेत्र की बात। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो अपन वो कर लेते हैं, देन वी विल गो, एज वी से, कि अब कथानक अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जय जिनेन्द्र भैया, मेरा एक प्रश्न है। जो ये विजयार्ड पर्वत होता है उस पे काल चक्र 1 से 4 और 4 से 1 में होता है कि 4 फोर्थ काल ही चलता है वहाँ पे? जिस क्षेत्र में रहेगा वहां के हिसाब से, जैसे अपना भरत क्षेत्र का है विजयार्ध पर्वत, तो उसमें वैसे व्यवस्था वहां पर, अच्छा विजयार्ध की ही बात कर रहे हो आप, तो विजयार्ध में तो यथावत स्थिति बनी रहेगी, है ना। विजयार्ध में यथावत स्थिति बनी रहेगी, लेकिन अपने लिए वो कब रिलेवेंट बन जाता है, जब अपने पास कर्म भूमि आती है ना, यानी चतुर्थ काल आता है तब। हाँ, मतलब वहां पे तो 5th और 6th काल तो होगा ही नहीं हमेशा ही। वहां पर यथावत स्थिति, करेक्ट करेक्ट। सौरभ। एक छोटा सा क्वेश्चन है जजनी योगिन जी। उसमें क्वेश्चन ये है कि ये जो जम्बू द्वीप है, उसके बाद लवण समुद्र है जैसा आपने शायद बताया, उसके बाद फिर एक द्वीप और आता है, उसके बाद एक समुद्र आ जाता है, फिर लास्ट में रुचिकर द्वीप आ जाता है। तो ये जो आप हम्म। बता रहे थे कि श्लाघा पुरुषों की संख्या जो होती है, ये रुचिकर द्वीप और ये जो बीच में घात की द्वीप। धात की खंड है ना, और पुष्कराल, रुचिकवर में कोई नहीं होता मनुष्य। पुष्कर में बस नाम तो पुष्कर द्वीप और धात की द्वीप में भी श्लाघा पुरुष हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल होंगे, वहां पर होते हैं, इनफैक्ट वहां पे नंबर आपका होता है डबल, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगेन लेट मी शेयर द स्क्रीन, उसमें क्या व्यवस्था होती है, चूंकि डायमेंशंस भी डबल हो जाते हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा कि धात की खंड, अब ये हो गए रिंग शेप, तो इसमें बीच में जो है यहाँ पर ब्रेक होते हैं, है ना, तो अब धातकी खंड द्वीप के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, और उस नॉर्थ और साउथ में भी अपने अपने इंडिपेंडेंट भरत और ऐरावत क्षेत्र है ना, यहाँ भरत और ऐरावत क्षेत्र रहेगा, दक्षिण में भी भरत और ऐरावत रहेगा, तो संख्या हो जाएगी डबल, है ना। अपने यहाँ 63 होते हैं, धात की खंड का अपन दोनों तरफ के भी गिन लें, उत्तर और दक्षिण के, तो वो डबल हो जाएंगे, है ना, 24 तीर्थंकर उत्तर की तरफ, 24 तीर्थंकर दक्षिण की तरफ, और वो भी और डबल होंगे, भरत और ऐरावत मिला लो, है ना। अच्छा। तो सेम ये आ, आ, लेकिन संख्या फिक्स रहती है क्या इनकी, मतलब कि कितने रहेंगे एक समय में, और भरत किस और काल के ऐरावत, हिसाब से? भरत और ऐरावत में, है ना। अच्छा अच्छा, जी जी, तो एक धन्यवाद। काल में 24 ही होंगे, लेकिन एक टाइम पे एक ही तीर्थंकर, एक टाइम पे एक ही चक्रवर्ती हो सकता है, उससे अधिक नहीं होगा भरत और ऐरावत में, है ना। और सिमिलर व्यवस्था किसी भी जगह पर हो, एक क्षेत्र में, जैसे महाविदेह के 32 पार्ट अपन ने कर लिए, तो 32 में यदि एक में यदि कभी मान लो चक्रवर्ती हो गया, तो दूसरा चक्रवर्ती नहीं होगा, है ना, अदरवाइज तो फिर व्यवस्था बिगड़ जाएगी कि 2 एम्परर कैसे हो सकते हैं, हम्म। चक्रवर्ती हैं भाई, है ना। जी। पूजा जी। जी नहीं योगिन जी, हम लोग घर पे भी सभी बैठ के सुन रहे हैं आपकी चर्चा, और यहाँ पर काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों की तरफ से और पति की तरफ जी से जी। भी। श्री का एक्चुअल क्वेश्चन है कि ढाई द्वीप पे मनुष्य रहते हैं ना, ठीक। अभी आपने बताया। तो एरावत क्षेत्र में भी मनुष्य हो सकते हैं, भरत क्षेत्र में तो मनुष्य होते ही हैं। तो ये बाकी के जो मनुष्य होते हैं वो हम मनुष्यों से कैसे अलग होते हैं? नहीं, वो हमारे जैसे ही होते हैं, तो भरत और ऐरावत जो हैं, अपन एक तरह से मान लो कि ऐरावत लगभग अपना रेप्लिका है, जस्ट दैट उसका एरिया अलग है जी। ना, वो नॉर्थ में है, हम साउथ में है, और अभी वहां पे अपने जैसा ही काल चल रहा होगा, और है ना। वहां के मनुष्य हमसे कितने अलग होते हैं? हम ही जैसे होते हैं जो इसी तरह से बिल्कुल प्रपंचों में पड़े होते हैं, उनसे हमारी कंपटीशन, बिल्कुल। कौन कौन से स्वर्ग में और कहाँ जाएंगे?
बिल्कुल बिल्कुल सेम सेम व्यवस्था रहेगी वहां पे भी। है ना। तो वहां के लोग भी अभी पंचम काल से जूझ रहे होंगे, उनके लिए भी हुंडाव सर्पिणी जी अप्लीकेबल है ना। वो लोग भी कहीं चर्चा कर रहे होंगे किन्हीं मुनिराज के चरणों आदि में कि भगवान हम लोग बाद में कैसे मोक्ष जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। जी। थैंक यू, ठीक। धन्यवाद जी। और कोई क्वेश्चन मिश्री का, और वाज दैट बहुत सेटिस्फैक्टरी? एक मिनट। चल। अब जय जिनेन्द्र, शिवेंद्र जी, मेरे को एक क्वेश्चन था कि अभी तक मेरे को जी। वो समय है कि जो हमारी पृथ्वी जो दिखती है, वो मध्यलोक में जो आपके चित्र में थी, वो पर्टिकुलरली कहाँ पर है? तो वो भरत थोड़ा जी। भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र, वो भरत क्षेत्र पृथ्वी है या भरत क्षेत्र इंडिया है? नहीं नहीं, भारत क्षेत्र इंडिया नहीं है। भारत क्षेत्र अपन देखें, वो चर्चा अपन और डिटेल में किसी दिन करेंगे। भारत क्षेत्र आप मान लो कि ये वाला पार्ट है सिर्फ, जिसमें अपना नोन वर्ल्ड आज की डेट का अपन माने आ जाए उसके अंदर। आज की डेट में अपने को जो दिखता है ना, 7 कॉन्टिनेंट्स अपन मानते हैं, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। और जो मलेच खंड है वो उससे अलग है? वो उससे अलग ओके, थैंक यू जी। है ना। ठीक। अ, और भी क्वेश्चंस हैं तो अपन वो करेंगे टुवर्ड्स द एंड। अभी अपन थोड़ा सा कथानक बढ़ाते हैं। तो जब गौतम गंधर स्वामी ने ये सब कुछ व्यवस्था बताई कि इस तरह से क्षेत्र होते हैं, किस तरह से भोग भूमि होती है, भोग भूमि अपन इमेजिन करें तो ये माने कि अल्टीमेट ब्लिस का स्थान है वो, एटलीस्ट फिजिकल फॉर्म, है ना। अल्टीमेट ब्लिस तो आपका सिद्ध अवस्था में ही होता है, लेकिन ये माने कि जहाँ पे आपको कोई प्रकार के प्रपंच किए बिना आराम से व्यवस्था चल रही है। आचार्य भगवान ने इतना सुंदर व्यवस्था उसका विवरण किया है कि आपको पहले तो सारी चीजें, कल्प वृक्ष होते हैं, यू आस्क फ्रॉम देम एंड दे प्रोवाइड फॉर यू, है ना। भोजन चाहिए, रहने की व्यवस्था चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा अच्छा म्यूजिक चाहिए, कोई पेय चाहिए, कुछ भी चाहिए, अपन उनसे मांगे और वो मिल जाता है। उसके अलावा क्या कहते हैं कि कैसा लैंडस्केप है, उसका भी बड़ा सुंदर विवरण है कि 4 अंगुल प्रमाण घास हमेशा बनी रहती है। यानी कि हमको कहीं हमारे घर के गार्डन वगैरह में घास बनती है तो हम लोग तो उसको मूविंग वगैरह करते नहीं, तो घास बढ़ गई, अच्छी नहीं लग रही है, वहां कहते हैं परमानेंटली 4 अंगुल प्रमाण घास सुंदर सी बनी रहती है। बाकी आपके रास्ते वगैरह जो हैं, शिलाएं आदि हैं, स्वर्णमय होती हैं, रत्नमय होती हैं। ऐसे जगह पे आपका एरिया फिक्स, आपके एरिया में कोई नहीं आएगा। वहां पर तिर्यंच भी होते हैं, अब सिंह हो गए वहां पर, हाथी हो गया, अन्य प्रकार के भी गाय भैंस भेड़ आदि सब होंगे। लेकिन वो सारे जीव भी जो हैं बहुत शांति प्रिय होते हैं, वो आपके साथ आपको डिस्टर्ब किए बिना रहते हैं। सिंह आदि भी किसी की हिंसा नहीं करते, है ना, जितने लायन वगैरह हैं। अब ऐसी भूमि में, है ना, सुख ही सुख चल रहा है। तो यहाँ पर अपने मन में भी आया, राजा सैनिक के मन में भी आया, उन्होंने कहा कि हे भगवान, ऐसे भोग भूमि में जन्म कैसे होता है ना, कि कैसे वहां पे जा सकते हैं। तो गौतम गंधर कहते हैं कि जो सरल चित्त के धारी, यानी कि जिनकी प्रवृत्ति सरल होती है, सिंपल पीपल, है ना, जो ज्यादा किसी को चीट करने में, डिसीट करने में, प्रपंच करने में नहीं रहते हैं, ऐसे मनुष्य जो मुनियों के लिए आहार आदि देते हैं, यानी सुपात्र को आहार दान देते हैं मुनियों को, वो इन भोग भूमियों में मनुष्य बन करके जन्म लेते हैं। और बाकी लोगों का क्या, अपन तो सोचते हैं, कई लोगों को ध्यान देते हैं, अपने को कई बार लोगों पे दया आ जाती है वगैरह, है ना, कोई रास्ते के साइड में भिखारी बैठा है, कोई बैठा है, तो आप वो क्या उसका फल नहीं मिलेगा। तो वो भी क्लैरिफाई करते हैं गौतम गंधर स्वामी की, जो भोगों की तृष्णा से अपन क्या सोचते हैं कि दे दो दुआ मिलेगी, है ना। तो ऐसी दुआ के हिसाब से या फिर भोगों की तृष्णा के लिए कि इनका करो, 1 पैसा दो 10 पैसा मिलेगा, 10 लाख देगा वाला, है ना, वो गाना याद होगा अपन सबको। इस तरह के प्रयासों से जो दान किया जाता है, उससे भी भोग भूमि का किसी किसी को बंद होता है। लेकिन फिर किस प्रकार से होगा, वो हाथी आदि जो तिर्यंच वहां पे उत्पन्न होते हैं, उनकी पर्याय में।
सुपात्र को दान देंगे तो आप भोग भूमि के मनुष्य बनेंगे। लेकिन ये माने ब्रॉडली कि जितने भी जीव होते हैं वहां पर सारे बड़े सुख से होते हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं होती। जो और फिर गौतम गंधर्व स्वामी अपनी भाषा में उसको समराइज करते हैं कि जो जैसा दान देता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है, यानी कि एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है। वॉट यू आर विल बी रिफ्लेक्टेड इन वॉट यू गेट देयर, है ना। अब ऐसी भोग भूमि अपन ने पिछले बार बात करी थी कि इसमें भी स्लोली स्लोली थिंग्स चेंज, चीजें कम होती जाती हैं। तो तृतीय काल का लगभग जब अंत होने आता है तो कल्प वृक्ष जो हैं वो खत्म होने लगते हैं, उनका पावर कम होने लगता है। तो अब ऐसे समय में नाउ पीपल स्टार्ट, अपन ने पहले कहा था कि सबका अपना डेडिकेटेड एरिया, सब शांति से रह रहे हैं। बाद में लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, एक दूसरे के साथ मिंगल करते हैं। तब उनको ये भी समझ में आता है कि पहले जैसे मांग लो, जितना मांग लिया सब मिल गया, वैसा नहीं होता। तो अब ऐसा होने लगता है तो लोग थोड़े एंशियस होने लगते हैं, लोग घबराने लगते हैं। ऐसे समय में 14 कुलकर उत्पन्न होते हैं, 14 स्पेशल पर्सन जन्म लेते हैं उसी तृतीय काल में, जो कि लोगों को आने वाली व्यवस्था समझाते हैं। क्योंकि अपन इमेजिन करें कि यदि अपने को सब कुछ इजीली मिल रहा है ना, और सडनली वो व्यवस्था हटा ली जाए तो अपने को भी लगेगा कि नाउ हाउ डू आई सर्वाइव। तो सेम वे उस समय के लोगों को, जो जघन्य भोगभूमि तीसरे काल के लोगों को लगने लगा कि हम अब क्या करें, ये कुछ अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। तो ऐसे टाइम पे 14 कुलकर होते हैं। उसमें से सबसे पहले थे प्रतिश्रुति, उनके बाद सन्मति, फिर क्षेमंकर, क्षेमंधर, सीमंकर और सीमंधर नाम के कुलकर उत्पन्न हुए। सब लोग कोई ना कोई स्पेशल वहां पे उस टाइम पे प्रोसेस व्यवस्था बनाते हैं। अब इन सब के बाद चक्षुष्मान नाम के जो है कुलकर हुए। उनके समय पे स्पेशल घटना हुई। तब तक अपन इमेजिन कीजिए कि जो कल्प वृक्ष हैं उन्हीं का अपना लाइट, उन्हीं का अपना प्रकाश इतना अधिक होता है कि आपको सूर्य और चंद्रमा दिखते तक नहीं है। सो इमेजिन कि कितना ब्राइटनेस, कितना नेचुरल रूप से वहां पे व्यवस्था रहती होगी कि तब तक यू डोंट इवन सी सन एंड मून। तो अब जब पहली बार आपको सडनली, मान लो आपने को ही आज की डेट में मून की जगह पे या सन की जगह पे कोई और बड़ी वैसी व्यवस्था दिखने लग जाएगी तो अपन ही लोग घबराने लग जाएंगे कि ये क्या है। तो उस समय लोगों के लिए अचानक से जब चंद्रमा और सूर्य दिखने लगे तो उन्होंने चक्षुष्मान जी से जाकर के पूछा कि ये क्या दिख रहे हैं। तो चक्षुष्मान जी को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ था। उनको याद आया कि मैं विदेह क्षेत्र में था, तब जिनेंद्र भगवान ने मुझे सारी चीजें समझाई थी कि तृतीय काल के अंत में क्या होगा और कैसा होगा। तो उन्होंने वो, जिनेंद्र भगवान ने जो उनको समोशरण में सुनाया था, वो याद करके लोगों को समझाया कि अब तृतीय काल क्षय होने वाला है, खत्म होने वाला है। इसलिए जो ज्योतिरांग नाम के कल्प वृक्ष होते हैं उनका प्रकाश जो है, उनका लाइट कम हो गया है। इसी कारण से चंद्रमा और सूर्य दिख रहे हैं। लेकिन लोगों को फिर उन्होंने बताया कि ये तो हमेशा से होते हैं, पहले सिर्फ हमको नहीं दिख रहे थे। इसमें से ये कुछ नहीं, ज्योतिषी देव के विमान हैं जिनके कारण चंद्रमा और सूर्य दिख रहे हैं, और ये तुम्हारे को कोई भी समस्या नहीं करेंगे। इसमें जो शीतल प्रकाश वाला है ना, जो जिसको अपन कहें कि कूल लाइटिंग वाला है, वो है चंद्रमा। और जो ऊष्मा वाला है ना, सूर्य का प्रकाश अपने को थोड़ा तेज लगता है, उसे कहते हैं सूर्य। ऐसा उन्होंने समझाया। अपने को बड़ा सिंपलिस्टिक लग रहा है बिकॉज वी आर यूज टू इट। आप उसके हिसाब से सोचिए, जिसने जीवन में पहली बार सूर्य या चंद्र देखा हो, उसको उनको समझाना पड़ा और कि कैसे एडजस्ट करना है अब इसके साथ जब रात और दिन भी होने लगे। उसी तरह से उन्होंने नक्षत्र आदि भी दिखाए। अब ये करके उन्होंने कहा कि आप सब लोग भय छोड़ दीजिए। अब ये जब हो गए, चक्षुष्मान जी वो चले गए स्वर्ग को। उनके बाद यशस्वी नाम के कुलकर हुए, फिर विपुल, फिर अभिचंद्र, चंद्राब, मरुदेव, प्रसेनजित और अंत में नाभिराय जी हुए।
अब नाभि राय जी हुए, जिनका अपन सबने नाम सुना हुआ है। नाभि राय जी थे 14वें कुलकर, और उनके समय पे सारे कल्प वृक्ष नष्ट हो गए थे, लोग सारे आपस में मिलने लगे थे, किसी को ऑटोमेटिकली फूड वगैरह नहीं मिलता था। सो अब व्यवस्था कैसी बनाना है, वो नाभि राय जी और उनके परिवार के ऊपर आ गया, है ना। अब कहते हैं कि नाभि राय जी की एक रानी थी, उनका नाम भी अपने को पता होगा, मरु देवी। सो नाभि राय जी और मरु देवी उनकी रानी। अब ये कौन है, ये हम सब जानते हैं कि आदिनाथ भगवान के माता पिता हैं। तो अब नाभि राय जी और मरु देवी हैं उस काल में। उस समय जो है, कहते हैं कि जब भगवान ऋषभदेव के गर्भावतरण का समय आ गया, उसके 6 महीने पहले से सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने मरुदेवी और नाभि राय जी के आंगन में रत्नों की वर्षा आरंभ कर दी थी। वहां पर बहुत सारे प्रकार के जिसको कहना है हम लोग हीरे माणिक मोती आदि की वर्षा वो करते हैं भगवान के गर्भ में आने से भी 6 महीने पहले से। और जब तक भगवान का जन्म नहीं हो जाता है, 15 महीने तक वो वर्षा करते हैं। और फिर इंद्र की आज्ञा से ही लक्ष्मी, श्री, घृति, कीर्ति आदि देवियां जो हैं वो माता की सेवा के लिए आ जाती हैं, और माता की सेवा करती हैं कि जैसे देवियां हैं, लेकिन चूंकि तीर्थंकर की माता है मरु देवी, तो उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती थी कि बस आज्ञा करो, बोलो आप, हम तो आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। अब ऐसे देवियां जिनकी सेवा कर रही हैं, ऐसी मरु देवी एक दिन सो रही थी अपनी शैया पर। उसी समय उनको 16 स्वप्न दिखे। 16 स्वप्न जिनको जिनकी अपन ने कभी चर्चा भी करी होगी, अपन एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। तो माता को जो है 16 स्वप्न दिखाई दिए। 16 स्वप्नों में माता को क्या क्या दिखाई दिया, अपन एक और बार देख लेते हैं। ये चित्र हैं, लेकिन अपन आचार्य भगवंत ने जैसा डिस्क्राइब किया है वो भी देखते हैं कि माता को स्वप्न में पहले गर्जना करने वाला हाथी दिखा, दूसरा बैल दिखाई दिया, तीसरे स्वप्न में सिंह दिखाई दिया, चौथे स्वप्न में हाथी, और हाथी अपने सूंड में स्वर्ण और चांदी के कलशों से जिनका अभिषेक कर रहे हैं, ऐसी लक्ष्मी दिखाई दी। पांचवें स्वप्न में दो बहुत बड़ी मालाएं दिखाई दी। छठवें स्वप्न में सूर्य दिखाई दिया। सातवें स्वप्न में चंद्रमा दिखाई दिया। आठवें स्वप्न में दो मछलियां, मीन युगल कहते हैं जिसको, मछलियों का जोड़ा दिखाई दिया। नौवें स्वप्न में उनको एक कलश दिखाई दिया जिसमें फूलों की मालाओं से सजा हुआ है, 5 वर्ण के मणियों से भरा हुआ है। 10वें स्वप्न में उनको कमलों और नील कमलों से आच्छादित ऐसा सरोवर लेक दिखाई दी। 11वें स्वप्न में माता को समुद्र दिखाई दिया जिसमें कि बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। 12वें स्वप्न में बड़े बड़े सिंहों के साथ सिंहासन दिखाई दिया भगवान का। 13वें स्वप्न में देव विमान दिखा। 14वें स्वप्न में एक भवन, एक बड़ा सा भवन दिखाई दिया उनको। 15वें स्वप्न में रत्नों की राशि, और 16वें स्वप्न में धुएं से रहित, जिसमें कि कोई ईंधन भी नहीं दिख रहा, कोई फ्यूल भी नहीं दिख रहा, ऐसी धुएं के बिना अग्नि दिखाई दी। अब ये सारे स्वप्न देखे माता ने तो बड़ी प्रसन्नता से उठी, और माता पहुंची नाभि राय जी के पास। और नाभि राय जी ने जब उनसे सारा डिस्क्रिप्शन सुना कि क्या क्या देखा स्वप्नों में, तो नाभि राय जी ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे गर्भ में त्रिलोकीनाथ ने अवतार ग्रहण कर लिया है। जो कौन थे? आदिनाथ भगवान। अब उसमें भी चमत्कार देखिए कि आदिनाथ भगवान जब आए गर्भ में, तो माता का गर्भ जो है, कहते हैं स्वर्णमय हो गया था। इसलिए इंद्र जब भी भगवान को पुकारते हैं, तो एक नाम उनका हिरण्यगर्भ है, कि हिरण्यगर्भ यानी सोने के गर्भ से जिनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा उनकी स्तुति में कहते हैं। फिर भगवान जो है कैसे थे कि गर्भ में आए हैं, तभी उनको मति, श्रुत और अवधि 3 ज्ञान है। और भगवान के हलन चलन से भी
माँ को भी कष्ट ना हो। नहीं तो अपन कैसे, अपन जब माता के गर्भ में रहते हैं, अपन मम्मी के रूम में रहते हैं, तो मम्मी को कभी कभी तकलीफ होती है कि बच्चा मुंह कर रहा है, अभी ऐसा हो रहा है। भगवान जब रहते हैं माता के गर्भ में, तो माता को कोई भी कष्ट नहीं होता, है ना। और ना उनके शरीर में कोई चेंज होता है, कि उनका पेट नहीं बढ़ता, कोई चेंज नहीं आता उनके पास, है ना। और फिर ये सब जब हो चुका, तो कहते हैं भगवान बिना किसी प्रकार का मल का स्पर्श किए माता के गर्भ से ऐसे निकले, मानो स्फटिक मणि निकला हो, यानी कि भगवान का जन्म हो गया है। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। अब आदिनाथ भगवान की कथा से हम राम तक कैसे पहुंचेंगे, ये हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो अपन उनको ले लेते हैं, फिर अपन आज के लिए पॉज करेंगे। योगेन जी, मेरा कुलकर से संबंधित प्रश्न है। जी। जय जिनेन्द्र, जो कुलकर होते हैं ये एक के बाद एक होते हैं, और क्या इनका आपस में कोई संबंध होता है? नॉट नेसेसरी, लेकिन हो भी सकता है ना। अच्छा। जैसे कुछ एक तो एक के बाद एक हो गए तुरंत, हम्म। और कुछ एक के बीच में ग्रंथ में जैसा डिस्क्रिप्शन आया है, कहते हैं कि उनके बाद कुछ समय और बीता, तो फिर वो हुए। अच्छा, लेकिन दो कुलकर साथ में नहीं होंगे लेकिन? दो खुलकर साथ में नहीं होंगे। ठीक है। और जैसे आखिरी कुलकर के जो थे वो तो आदिनाथ भगवान के पिता थे, तो बाकी जो 13 कुलकर थे उनका हम्म भी कोई खास ऐसा कुछ वर्णन है कि भाई एक तो व्यवस्था बना रहे थे, समझा रहे थे उनको, वो तो राजा हो गए, पर क्या हम्म। और इसके अलावा कुछ और उनका महत्वता है उनकी? नहीं, उनका मेन काम जो होता है वो यही होता है कि जब लोगों के लिए सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो पूरी व्यवस्था बनाना, पूरी सिस्टम बनाने का उस समय पे उन लोगों का काम होता है। से नाभि राय जी जो हैं, वो इस काल में कोइंसिडेंटली तीर्थंकर के पिता हैं, लेकिन हर बार हो ऐसा भी कंपलसरी नहीं है ना, अच्छा, कि ये भी है। कुलकर के। अच्छा, मतलब तीर्थंकर हाँ, भगवान पहले तीर्थंकर भगवान कुलकर से हों ये आवश्यक नहीं है? कोई आवश्यक नहीं है ना। अच्छा। और दूसरा एक कि जो ये अभी हुंडा सरपणी दोष है, इसकी वजह से सारे कुलकर तीसरे ही काल में हो गए, और आदिनाथ भगवान का जन्म भी तीसरे काल के अंत में हो गया। हाँ। कुलकर तो तीसरे काल में होते हैं, लेकिन हाँ तीर्थंकर जो हैं वो होना पुंडाव सर्पिणी के कारण, अदरवाइज तो चौथे में जन्म लेंगे। हाँ। बाकी उसमें आपने अच्छा पॉइंट उठाया, एक और क्लैरिफिकेशन आता है कि तीसरे काल में किसी जीव का जन्म हो गया, हम्म। तो वो चतुर्थ काल में आकर के मोक्ष जा सकता है ना। तो हाँ, तो आदिनाथ भगवान का तो मोक्ष शायद चतुर्थ काल में ही हुआ है ना? वो हाँ, वो काल दोष के कारण, नहीं नहीं, तो लेकिन मतलब उनका मोक्ष हुआ कहाँ पर था, तीसरे काल में या चौथे काल में? तीसरे उनका, क्या? नहीं अपन क्लैरिफाई करके बताएंगे। जहां तक मेरे को मेमोरी से है, तृतीय काल के रहते रहते ही हो गया था, लेकिन अपन उसको क्लैरिफाई करेंगे, हाँ, है ना। तो मतलब बाहुबली ओके। भगवान थे वो भी तीसरे काल में ही चले गए मोक्ष? हाँ। अच्छा। ठीक है। मेरा मेन कुलकर से संबंधित था कि तो कई काफी बातें समझ में आई कि कुलकर जो है तीर्थंकर भगवान से संबंधित हो ये कोई जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, हाँ। है ना। ठीक है। उर्मिला जी और फिर पूजा जी के पास चलेंगे। धन्यवाद। अच्छा पूजा जी, आप पूछ लीजिए प्रश्न। जी, ये मुझे भी कुलकर के बारे में ही पूछना था। जो अंतिम कुलकर थे तो वो भी आर्य आर्य थे, मतलब युगल थे कि आ, कैसे वो व्यवस्था आ, कब बंद हुई? ठीक ठीक। ये इस ग्रंथ में उतना डिस्क्रिप्शन में नहीं आता, लेकिन कुलकरों का बहुत अच्छा विवरण, और जनरली भी अपने को यदि कभी जो काल का वर्णन है या फिर क्षेत्र का वर्णन है ना, उसके लिए अपने को कभी भी पढ़ना चाहिए हरिवंश पुराण। बहुत सुंदर रूप से चर्चा है, तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन आता है इसमें नहीं दिया हुआ है उतना। तो उसमें ये है कि जब जब तक पुलकरों का समय आया, तब तक जो है वो वो सिस्टम जिसमें कि युगल ही उत्पन्न होते थे, वो समाप्त हो गया था। तब तो बालक बालिकाएं उत्पन्न भी होते थे, उनके मम्मी पापा उनका ध्यान भी रखते थे, आगे भी जो है संबंध आदि बनाने का सिस्टम बन गया था। आखिरी आखिरी तक आते तक
वो भी होता है कि माता पिता आपके संबंध भी बनाते हैं। वो सारा डिस्क्रिप्शन अपने को बहुत डिटेल में हरिवंश पुराण में मिल जाएगा। जी। और हाँ, ये आपने अभी जो पूछा था ना कि सवाल, तीसरे काल में ही आदिनाथ भगवान का मोक्ष हो गया था, उससे जी पहले जी बाहुबली भगवान का हुआ था। जी जी। संगीता क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? निधि आप पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र। जय मेरे जिनेन्द्र। को पूछना था कि भरत क्षेत्र से मोक्ष जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, काल का डिफरेंस चाहिए अपने को बस। चतुर्थ काल में भरत क्षेत्र से मोक्ष जा सकते हैं। तो अभी तो पंचम काल चल रहा है। हाँ, तो अभी नहीं जा सकते हैं अपन इस समय में। विदेश क्षेत्र में चतुर्थ काल वाली व्यवस्था है, विदेश क्षेत्र से मोक्ष जा सकते हैं जी। है ना, अभी तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र दोनों में पंचम काल चल रहा है, तो अभी नहीं जा सकते हैं। फिर से जब चतुर्थ काल, या जिसको अपन कहते हैं दुखमा सुखमा, वो काल आएगा, हम्म। तब अपन मोक्ष जा सकते हैं। तो, अभी भरत क्षेत्र से फिर जीव विदेह क्षेत्र जा सकते हैं, वो और संभव, फिर वो पॉसिबल है। वहां से मोक्ष जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जय। भैया, मैं पूछ लूँ, तब शायद आवाज नहीं जा रही थी। हाँ जी संगीता जी बोलिए। हाँ, एक तो आप बहुत सरल भाषा में पढ़ाते हैं, मेरे जैसे बेसिक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। मेरा एक बहुत ही ज्योग्राफी से रिलेटेड है। हम नॉर्मली पंचमेरु और नंदीश्वर द्वीप की पूजा करते हैं। ठीक। आपने ज्योग्राफी में पंचमेरु का तो जिक्र किया, बट नंदीश्वर द्वीप का जिक्र नहीं किया। वो अनरिलेटेड है या रिलेटेड है? नहीं, बिल्कुल रिलेटेड है, अपन किसी सेशन में उसका करेंगे। नंदीश्वर द्वीप जो है वो 8वें नंबर का द्वीप है। आज के डिस्कशन में इसलिए नहीं आया क्योंकि वहां पे मनुष्य नहीं होते, लेकिन वहां पर अकृत्रिम चैत्यालय है और देव वहां पर अष्टानिका में पूजा करने जाते हैं, इसलिए उसका विशेष महत्व है ना। तो अपन ये सोचो कि अभी भले ही अपन ना जाए, कभी अपन मान लो देव बने, तो अपन नंदीश्वर के दर्शन करके प्रत्यक्ष पूजा करेंगे। आज तो अपन परोक्ष में करते हैं, है ना। हम्म। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। श्रद्धा जी। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ जो जय जी। तीर्थंकर के जो पिता होते हैं वो जनरली उसी भव से मोक्ष जाते हैं ना? वो नहीं भी जरूरी नहीं है नहीं, क्या वो? अगले भाव से। अगले भव से? अच्छा, ठीक है। तो फिर तो अगले कोई भाव भी से, कुलकर भी नहीं जाता होंगे ना मोक्ष? उनको नहीं होता होगा कुलकरों को? क्योंकि कुलकर वैसे भी अधिकांश तृतीय काल में ही जन्म लेते हैं, नॉर्मल हाँ, काल तो सारे व्यवस्था के हिसाब से स्वर्ग वाले। तो मोक्ष हाँ, जाएंगे नहीं। वो स्वर्ग ठीक है। जाएंगे, वहां से आगे जा करके वो जीव मोक्ष जाते हैं। हाँ, वो ठीक है। व्यवस्था है ना। हम्म, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए, और कोई प्रश्न? नहीं तो आज अपन फिर कंक्लूड करें। आइए सब लोग हाथ जोड़ लें, जिनवाणी स्तुति करेंगे। पूजा जी, आप यदि बोल रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही। हाँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार रे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, हम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मातु देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार रे माँ। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे रे, रत्नत्रयों का हमें दान दे रे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू मोक्षदायी, संगीत तुझ पे, हर शब्द तेरा है, हर भाव तुझ में,
हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। देव पशु अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मुक्ति का पंथ। काल सर्ग करो में हम। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी का अवसर कर लें। जय जिनेन्द्र।